हाय। तो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट लीड कोड का 25th लीड कोड 125th बाई वीकली कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम। काउंट पेयर ऑफ कनेक्टेड सर्वर इन द वेटेड ट्री नेटवर्क्स। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन एन अनरूटेड वेटेड ट्री विथ n vertices रिप्रेजेंटिंग सर्वर नंबर फ्रॉम 0 to n-1। सो हमारे पास 0 to n-1 सर्वर्स है जिनका इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्सिंग सीरीज में रखा गया उनको, और एक ट्री फॉर्म में है, लेकिन इस ट्री का रूट फिक्स नहीं है। मतलब ये एक ग्राफ है जिसमें लूप नहीं है बेसिकली। सो आगे है कि एन एरे एज वेयर एज, जो कि टिपिकल एज का डिफिनीशन है, ए आई से बी आई तक जाएगा और उसका वेट W1 रहेगा, यानी हर नोड का कुछ वेट रहेगा। रिप्रेजेंट ए बाई डायरेक्शनल एज बिटवीन द वर्टिसेस A1 एंड B1 ऑफ वेट W1। मतलब ये बाई डायरेक्शनल वेट का ही डिफिनीशन दिया हुआ है। आगे मेन क्वेश्चन है कि टू सर्वर टू सर्वर ए एंड बी आर कनेक्टेड थ्रू ए सर्वर सी, यानी कोई दो सर्वर सी से कनेक्टेड हैं अगर ये फॉलोइंग थ्री कंडीशन फॉलो करते हैं। पहला, ए लेस देन बी, और दूसरा ए लेस देन बी जहाँ पे ए नॉट इजिकल टू सी और बी नॉट इजिकल टू सी। मतलब कि तीन, हर एक पेयर्स के लिए तीन सर्वर कम से कम चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए इज डिविजिबल बाई ए सिग्नल स्पीड, मतलब एक सिग्नल स्पीड दिया हुआ है, तो जो भी ए है, यानी और जो भी ए है वो मिडिल सर्वर जो सी है उसका डिस्टेंस है वो स्पीड से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है, सेम कंडीशन बी के साथ भी है, बी का भी जो डिस्टेंस है वो मिडिल सर्वर जो सी है उसके साथ जो डिस्टेंस है वो जो सिग्नल स्पीड है उसके साथ डिविजिबल होना चाहिए। द पाथ सी टू बी एंड द पाथ सी टू ए डू नॉट शेयर एनी एज, यानी जो ए से सी के लिए जाने वाली जो पाथ है और ए से जो बी के सी से और बी के लिए जो जाने वाली पाथ है वो शेयर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हमें टोटल काउंट, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है उनका काउंट हमें रिटर्न करना है हर एक मिडिल सी के लिए, यानी जितने पॉसिबल सी है उनके साथ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमें फाइंड करना है। तो एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारे पास ये एक सपोज ग्राफ दिया हुआ है जिसमें लूप नहीं है, मतलब कहीं भी सर्कल ये फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर सपोज ये मिडिल सर्वर सी है, तो उससे जो जो ये सपोज ए है और ये बी है, तो ये सर्वर सी है, तो इससे जो ए से जो सी के लिए जो पाथ है उसका सम, जो पाथ कॉस्ट है, यानी जो भी पाथ का जो कॉस्ट आ रहा है उसका सम, जो स्पीड है उसे डिविजिबल होना चाहिए। सेम बी के लिए भी है। और ऐसे ही हर सी के लिए, हर पॉसिबल सी के लिए निकालना कितने पॉसिबल ए और बी के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सपोज यहाँ पे सपोज ये है एक, इसका डिस्टेंस 1 है और इसका डिस्टेंस 3 है, फिर इसका डिस्टेंस 3 है, ऐसे ही इसका डिस्टेंस भी 3 है, और इसका डिस्टेंस 1 है और इसका डिस्टेंस सपोज 3 है, और हमारा जो स्पीड दिया हुआ है 4। तो ये अगर इसको हम सी कंसीडर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो इससे और ए के लिए जो पर्टिकुलर इस नोड के लिए इसका जो पाथ कॉस्ट है वो 1 + 3 = 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, 1 + 3 यहाँ भी 4 हो गया, वैसे ही 1 + 3 यहाँ भी 4 हो गया। तो अगर इसको हम सी कंसीडर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है इसका कॉस्ट जो 4 आ रहा है वो 4 से डिविजिबल है। ऑन द सेम वे इसका जो डिस्टेंस है इसका भी सम 4 आ रहा है जो कि 4 से डिविजिबल है। ऑन द सेम वे ये जो डिस्टेंस है 1 + 3 ये भी 4 आ रहा है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे अगर इस पर्टिकुलर सी के लिए एक तो ये पेयर हो गया, ये एक पेयर हो जाएगा, ये एक पेयर हो जाएगा। ऑन द सेम वे ये एक पेयर हो जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होने वाला ये एक पेयर हो जाएगा और ये एक पेयर हो, क्योंकि ये जो पाथ है ये पाथ है इसमें भी कोई एज और इसका कोई इस पाथ से कोई एज शेयर नहीं हो रहा है। लेकिन ऑल्दो इस दोनों पाथ का सम इन दोनों पाथ का सम
इन दोनों पाथ का सम 4 है, लेकिन ये एक पेयर नहीं हो सकता क्योंकि इनमें जो मिडिल एज है, ये पर्टिकुलर एज है, ये शेयर हो रही है। तो ऐसे हमें पॉसिबल कितने हर एक एलिमेंट को अगर हम सेंटर कंसीडर करते हैं यानी सी बनाते हैं, तो उसके लिए कितने पॉसिबल पेयर ऑफ ए और बी हो सकते हैं, यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। गिवन एग्जांपल के साथ देख लेते हैं एक बार जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खुद का एक एग्जांपल। चलो ये हो गया, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया, ये पाथ हो गया। सपोज ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, और सपोज ये 1 है। ठीक है, अगर हम हमारा जो पाथ कॉस्ट है यानी स्पीड है अगर वो 4 हो, तो अगर इसको अगर हम ए कंसीडर करते हैं तो ये एक बी बन सकता है, क्योंकि इसका जो पाथ कॉस्ट है वो 4 है जो 4 से डिविजिबल है। ये एक पाथ कॉस्ट है, ये इसका भी यहाँ से अगर सी कंसीडर करते हैं तो 3 प्लस 1 यहाँ भी 4 आ रहा है, तो ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये एक पेयर हो सकता है। तो ऐसे ही अगर हमें निकालना हो कि अगर इसको हम सी कंसीडर करते हैं, सी कंसीडर अगर इसको करते हैं तो इसके लिए कितने पेयर हो सकते हैं, तो ये जो है ये डिविजिबल नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो अगर इसको हम सेंटर कंसीडर करते हैं, तो ये एक जो पाथ है, यहाँ से ये वाला पाथ है 1 और प्लस यहाँ पे 3, तो इसका जो पाथ कॉस्ट है ये 4 आ रहा है। वैसे अगर इस पाथ को कंसीडर करें तो ये भी पाथ कॉस्ट 4 आ रहा है, और ये दोनों कोई भी एज यानी इस पाथ में जो एज है वो इस पाथ में नहीं है, तो ये एक पॉसिबल पेयर हो सकता है। तो ऐसे ही हर सेंटर के लिए कितने पॉसिबल ए और बी पॉसिबल है, मतलब हर एक पॉइंट को इसको हम एक बार सी कंसीडर करके और चेक करेंगे इसके लिए कितने ए बी के पेयर पॉसिबल है। हर वैसे ही इस पॉइंट के लिए भी चेक करेंगे कि इसके लिए कितने और ए और बी पॉसिबल है, और ऐसे करके और हर सबका हमें एरे रिटर्न करना है कि हर एक पार्टिकुलर इंडेक्स को अगर गिवन पार्टिकुलर इंडेक्स को अगर हम सेंटर कंसीडर करते हैं तो उससे कितने पॉसिबल ए और बी के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वही हमें एरे में रिटर्न करना है। तो एक चीज हमें पता चल गया कि अगर अगर इसको हम सेंटर कंसीडर करते हैं यानी अगर हमारा ये सी है, तो इससे अगर ये वाला पाथ हम चूज करते हैं तो इससे अगर दूसरा पाथ कोई भी पॉसिबल होगा तो वो एक पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि ये पर्टिकुलर एज उसमें कॉमन रहेगा। यानी अगर इससे अगर फर्स्ट टाइम कोई पाथ कंसीडर कर लिया तो उसमें उस सब ट्री में मल्टीपल एज जो होंगे वो पेयर नहीं बन सकते, क्योंकि उसका एक कॉमन एज ये कम से कम ये एज तो कॉमन रहेगा, ये वाला एज तो कॉमन रहेगा। यानी हमें अगर एक नोड हमने इस पाथ से लिया है तो दूसरा नोड या तो इस पाथ से हो सकता है या इस पाथ से हो सकता है। जैसे अगर हमें एक सेंटर कंसीडर किया, अगर ये सेंटर है, तो अगर इस पाथ से अगर हम एक ट्री ले लिए, अगर इस पाथ से हमने एक नोड ले लिया तो इस पाथ से हम दूसरा नोड नहीं ले सकते। यानी अगर इसमें ए है तो दूसरा भी हमें इस पाथ से लेना पड़ेगा, या अगर कोई और ब्रांच वहां से निकलता हो तो उससे लेना पड़ेगा। तो अगर हमें पता चल जाए एनी हाउ, अगर हम कैलकुलेट कर लें कि इस पाथ में कितने ऐसे एलिमेंट है जिनका डिस्टेंस इस पर्टिकुलर सी से वो स्पीड से डिविजिबल हो, यानी अगर इसका ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, तो इसका पाथ कॉस्ट कितना हुआ सी से, तो W1 प्लस W2, इसका पाथ कॉस्ट कितना हुआ W1 प्लस W3। तो अगर हर नोड का हम W1 और मतलब उस पाथ कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसका गिवन पाथ कॉस्ट निकाल लेते हैं, अगर वो पाथ कॉस्ट अगर अगर स्पीड से डिविजिबल है तो वो एक यहाँ से सी से ए का एक कंडीशन बन सकता है, यानी एक नोड हम उस पाथ से ले लेंगे। और ऐसे ही अगर इस पाथ से पता चल जाए कि कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं, कितने ऐसे पॉसिबल डिस्टेंस है नोड जिनका कितने ऐसे नोड है जिनका डिस्टेंस सी से अगर एस से डिविजिबल है, तो अगर पता चल गया ऐसा तो हम क्या करेंगे कि एक नोड इससे ले लेंगे। सपोज एक पॉसिबल पेयर ये हुआ, एक पॉसिबल पेयर ये हुआ। वैसे ही अगर दूसरे पाथ से कंसीडर करते हैं, दूसरा पाथ सपोज ये दूसरा पाथ है तो एक पॉसिबल पेयर ये हुआ नोड, एक पॉसिबल नोड ये हुआ जिसका डिस्टेंस सपोज इसका डिस्टेंस भी एस से डिविजिबल है, ये जो डिस्टेंस है वो भी एस से डिविजिबल है। अगर इस पाथ से अगर इस नोड से ये वाला पाथ कंसीडर करते हैं तो इसमें सपोज ये एस से डिविजिबल है और ये भी पाथ एस से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे
एक नोड यहाँ से लेंगे और दूसरा नोड इसके साथ इन दोनों का पेयर बन सकता है, यानी एक पेयर ये बन सकता है इसके साथ और इसका एक पेयर ये बन सकता है। अगर वैसे ही इसके साथ भी पेयर बनाते हैं तो इसका एक पेयर इसके साथ बन सकता है और एक पेयर इसके साथ बन सकता है। ठीक, इतना क्लियर। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि अगर किसी भी नोड को अगर हम सेंटर कंसीडर करते हैं, यानी उसको अगर सी हम बनाना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि उस नोड से अगर एक पाथ स्टार्ट होता है, यानी अगर इसे तीन तीन दो पाथ स्टार्ट हो सकता है, या तो ये वाला पाथ एक स्टार्ट हो सकता है या ये वाला पाथ स्टार्ट हो सकता है। तो इस पाथ में अगर पता चल गया कि इस सब ट्री में कितने ऐसे नोड है जिनका डिस्टेंस यानी जिनका पाथ कॉस्ट सी से, उनका जो पाथ कॉस्ट आ रहा है डब्ल्यू, जो डब्ल्यू आई है वो एस से डिविजिबल हो। अगर ऐसा काउंट सी वन आ गया, सपोज अगर ऑन द सेम वे अगर दूसरा सब ट्री है, अगर उसका उसमें पता चलेगा कि अगर ऐसे इसमें सी टू नंबर ऐसे नोड हैं जिनका पाथ कॉस्ट एस से प्रॉपरली डिविजिबल है, यानी उसका जो वेट है, पाथ कॉस्ट जो वेट है वो एस से प्रॉपरली डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे कि हर सी इस हर पर्टिकुलर सी के लिए एक सी टू कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर वैसे ही अगर एक और पाथ होता यहाँ से, अगर उस थर्ड सब ट्री होता उसमें अगर सपोज सी थ्री एलिमेंट होते, तो एस थ्री से कितने पॉसिबल बन सकते हैं? एस थ्री से एस टू और एस थ्री, एस एस सी वन से अगर एक एलिमेंट लेते हैं तो वो सी टू के हर एलिमेंट से एक कॉम्बिनेशन बना सकता है और सी थ्री के हर एलिमेंट से एक कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो हमें बस ये निकालना है कि हर एक सब ब्रांच में अगर सी से स्टार्ट होने वाले, सी से ये पर्टिकुलर सी से स्टार्ट होने वाले हर सब ब्रांच में कितने पॉसिबल ऐसे एलिमेंट है जिनका डिस्टेंस, जो सी से डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ सी से उसका डिस्टेंस है वो मॉड्यूलो ऑफ एस जीरो आ रहा है। ठीक है, हमें बस ये काउंट करना है। सब प्रॉब्लम क्या हुआ? सब प्रॉब्लम ये हमारा कि बस हमें ये पता करना है कि हर सेंटर से हर पार्टिकुलर सब ट्री में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो जिनका डिस्टेंस, जो स्पीड है स्पीड से डिविजिबल है प्रॉपरली। एक बार हमें वो पता चल गया तो हमें हमारे पास एक एरे आ जाएगा। हमारे पास एक एरे आ गया कि सपोज ये चार पाथ यहाँ से निकल रहे हैं, ये सेंटर है, चार पाथ निकल रहे हैं, तो इससे सी वन एलिमेंट है, सी वन ऐसे एलिमेंट है जिनका डिस्टेंस सी से डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो स्पीड से मॉड्यूलो करने पे जीरो आ रहा है। सपोज इस पाथ से सी टू आ गया, इस पाथ से सी थ्री आ गया और इस पाथ से सी फोर आ गया, तो हम सी वन के साथ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इनका टोटल सम। ठीक है, ऐसे ही तो इनके सी वन के साथ कितना बन सकता है? सी वन इंटू जो जितने एलिमेंट बचे हुए हैं सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर। अगर सी टू के साथ निकालना है तो सी वन के साथ ऑलरेडी निकल चुका है, तो सी टू के साथ निकालना है तो क्या हो जाएगा? सी थ्री अब प्लस सी फोर। ऑन द सेम वे अगर सी थ्री के साथ निकालना हो तो सी थ्री के साथ क्या होगा? सी थ्री इंटू सी फोर। इनका जो टोटल सम होगा यही हमारा इस पर्टिकुलर सी के लिए आंसर होगा। तो हमें सबसे पहला टास्क क्या होगा कि हर एक पार्टिकुलर ब्रांच के लिए उस सेंटर से स्टार्ट होने वाले, इस सेंटर से स्टार्ट होने वाले हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितने पॉसिबल नंबर ऐसे नोड हैं जो जिनका डिस्टेंस सी के साथ एस से प्रॉपरली डिविजिबल है। ये हमारा पहला टास्क रहेगा। ऐसा करने के बाद बाकी चीज़ें इजी हैं, तो सीधे अब कोड पे चलते हैं इसका। तो इसमें हमने एक डीएफएस लिया है और डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं कि पहले हर एलिमेंट के लिए चेक करें कि अगर उसका डिस्टेंस जो करंट डिस्टेंस है वो एस से प्रॉपरली डिविजिबल है तो हम अपना काउंट इंक्रीज कर देंगे। और ऐसे ही उससे स्टार्ट होने वाले, देखो हमें पता करना है कि इस टोटल सब ब्रांच से कितने एलिमेंट है जिसका डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो एस से डिविजिबल है। तो हमें पता चल गया कि इस सब ट्री में कितने एलिमेंट है और इस सब ट्री में कितने एलिमेंट है, इन दोनों का सम कर लेंगे। अगर ये भी एलिमेंट का डिस्टेंस, इस एलिमेंट का डिस्टेंस अगर
इस एलिमेंट का डिस्टेंस अगर भी जो एस से प्रॉपरली डिविजिबल है, एस से डिविजिबल है, तो +1 कर देंगे। अदरवाइज जो इस सब ट्री से जो आया है और इस सब ट्री से आया है जो रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए पता चल गया इस पाथ के लिए। तो हमने क्या लिया है कि एक बीएफएस लगाया और बीएफएस हमें रिटर्न करेगा कि कितने नंबर ऑफ ऐसे डिस्टेंस है, कितने नंबर ऑफ ऐसे एज है जिनका डिस्टेंस सम से प्रॉपरली डिविजिबल है। ये पता चल गया। और हर नोड के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे और हर नोड के, हर पर्टिकुलर नोड से स्टार्ट होने वाले, हर नोड से जितने भी एडिशन, जितने भी पर्टिकुलर एज स्टार्ट होता है उनके एज के लिए हम निकालेंगे कि कितना ऐसे एलिमेंट है जो जिनका डिस्टेंस एस से डिविजिबल है। ऐसा करने के बाद हम उनका जो प्रीवियसली जितने भी ये जो सम है, सम में हमने स्टोर करके रखा है कि अब तक कितने एलिमेंट है जो एस से डिविजिबल है। तो अब तक पता है कितने एलिमेंट एस से डिविजिबल है, और उसके साथ करंट जो एलिमेंट है जो एस से डिविजिबल है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हमारा आंसर इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर सम में हम क्या करेंगे कि अब तक जो एलिमेंट हमने मिला है इस एज को इंक्लूड करते हुए वो ऐड कर दिया। और ऐसा करके हर एलिमेंट के लिए, हर पार्टिकुलर एलिमेंट को हमने सेंटर बना के जो भी आंसर आया है उसके वो एक रिजल्ट एरे में हमने स्टोर कर लिया है। तो ये इसका छोटा सा कोड है। ये बीएफएस हमने कॉल किया है, ये बीएफएक्स फंक्शन है। और ये हमारा हर एलिमेंट के लिए हमने अलग से काउंट किया उसको सेंटर कंसीडर करते हुए। और ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये हमने जो एजेस दिए हुए हैं एजेस के थ्रू हमने ग्राफ क्रिएट किया है। तो एक बीएफएस कॉल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ऑर्डर ऑफ एन। और ऐसे ही हमने ऑर्डर ऑफ हर ऑर्डर ऑफ एन बीएफएस कॉल किया है, यानी टोटल कॉस्ट हो गया n स्क्वायर। थैंक यू।